नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आपका श्री भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर आगरा मेघ विहार में स्वागत करता हूँ। आपको मालूम है, पिछली बार हमने 7 चक्रों पे एक वीडियो बनाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसी क्रम में आज मैं हमारे सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री R.K. सिन्हा जी से निवेदन करूँगा कि उसी बात को थोड़ा और डिटेल में समझाते हुए हमें ये बताएं कि जीवन आधार मूलाधार का मतलब क्या है। मेरा कहने का मतलब है कि 7 चक्रों में जो सबसे मेन आधार है वो है मूलाधार। उस चक्र का हमारे जीवन को, ग्रस्त जीवन को खुशहाल बनाने में क्या भूमिका है, इस बात पे आज चर्चा होगी और उम्मीद है ये चर्चा आपके जीवन में अवश्य काम आएगी, आपके ग्रस्त जीवन को खुशहाल बनाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे ब्लॉग को फॉलो नहीं किया है, तो अवश्य कर लीजिए ताकि इसी तरह की लाभकारी इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुँचाते रहें और आपको आपके जीवन में खुशहाल और तरक्की के पद दिखाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा साहब, और धन्यवाद हमारे सभी विशिष्ट मित्रजन। और आज इस सभा में नई उपस्थिति अग्रवाल साहब की, आपका स्वागत है। और आप सभी लोग इस योग संध्या में भाग ले रहे हैं और मुझे जो अवसर दिए इसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ। चक्र से कभी ये कंफ्यूजन न जनरेट किया जाए कि कोई ऐसा मैकेनिकल रूप है, फिजिकल रूप है जो सातों चक्र के रूप में कहीं कहीं शरीर में उपस्थित है। चक्र का मतलब है नोड्स, जहां नस नाड़ियां, इंफॉर्मेशन तंत्र, जो मस्तिष्क का कंट्रोल तंत्र है, वो इंफॉर्मेशन तंत्र जिन जिन मुख्य स्थानों पर मिल रहा है उन्हें हम चक्र कहते हैं। और इंफॉर्मेशन तंत्र हमारे इस शरीर रूपी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मेन कंट्रोलर जो है वो दिमाग है, और दिमाग से निकली हुई स्नायु तंत्र, कंफ्यूज न करेंगे, स्नायु से लोग समझ जाते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स अलग है और स्नायु तंत्र अलग है। स्नायु तंत्र जो है ये हमारे मस्तिष्क से निकल करके रीढ़ की हड्डी से होते हुए उसमें डिफरेंट मणिकाओं से अलग अलग अंग में निकल करके जाती हैं और वहां का इंफॉर्मेशन लेकर के मस्तिष्क को देती है। मस्तिष्क का फिर कार्य रूप उनको बताती है। इन्हीं सिस्टम पर हमारी पूरी स्नायु तंत्र पर ही मेरा पूरा शरीर का कार्य चल रहा है। और जो ब्लड वेसल्स है उसका काम है ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाना समस्त अंगों को, लेकिन दिमाग से जो कनेक्टेड है ये यहाँ पर 2 टाइप की इंफॉर्मेशन चलती है। पहला तो कि बॉडी का हर अंग अपना स्थिति बताता है दिमाग को, और दिमाग वहां से नियंत्रण करके बताता है कि तुम्हें क्या रिएक्ट करना है, कैसे करना है। इन्हीं स्नायु तंत्रों का जहां जहां संयोग होता है उन्हें हम कहते हैं चक्र। अब कहने को तो 114 चक्र होते हैं, अगर साइंटिफिकली ये मतलब अध्यात्मिकली बात करें तो 112 शरीर के अंदर, 2 शरीर के बाहर, लेकिन 7 चक्र उसमें से मुख्य माना गया है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र एंड सहस्त्रार। लेकिन मुख्य रूप से हमारी 3 वृत्तियों को
ये सातों चक्र अलग अलग ढंग से निरूपित करते हैं। 3 वृत्तियां कौन हैं? वो हैं तमस, सत्व एंड रजस। ये 3 वृत्तियां जो हैं हमारी, इन्हीं 3 वृत्तियों के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। तमस आलस, प्रमाद, नींद का निरूपण करता है। सात्विक गुण जो है वो हमको आध्यात्मिक जगत से जोड़ता है, और राजसी जो होता है ये सांसारिक भाव में हमको किस तरह से विचरण करना है, अपना प्रभाव, प्रभुत्व, अपनी चमक, ओज, तेज सब प्रभावित करने का गुण होता है। इन 3 गुणों में हमारे तीनों निचले चक्र जो हैं, मणिपुर और स्वाधिष्ठान और मूलाधार, ये जो है ये तमस को निरूपित करते हैं। इन तीनों चक्रों से तमस चक्र की, मतलब तमस शक्तियों की प्रवृत्ति जागृत होती है। और दूसरा जो है अनाहत और विशुद्धि से सत्व चक्र की, सात्विक चक्र की, सात्विक गुणों की उद्भव होता है। और जो हमारा आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार है, वहां से रजस। एनीवे, मूलाधार चक्र की हम लोग बात करें, हम लोग जैसा हुआ जीवन का आधार मूलाधार, जीवन आधार मूलाधार, आधार का मतलब नींव, फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग। अगर फाउंडेशन में गड़बड़ हो गया तो फिर कोई भी बिल्डिंग कभी भी मजबूत नहीं हो। तो फाउंडेशन स्ट्रांग करना, फाउंडेशन डालना, इतनी गहराई तक जाना, इतनी स्थायित्व उसमें देना, और अगर फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ी है, अगर सॉलिड जगह पर फाउंडेशन नहीं पड़ा तो बिल्डिंग आपकी हमेशा गिरती रहेगी। और इसी से हम निर्णय लेते हैं कि मूलाधार चक्र जागृत है या भ्रमित है या एनीवे। वापस आते हैं फिर से मूलाधार पर। मूलाधार है क्या? हमारा जन्म जो होता है वो जन्म होता है स्त्री और पुरुष के संयोग से। स्त्री पुरुष के संयोग से मतलब हमारे अंदर स्त्रीण गुण और पुरुषत्व के गुण, दोनों गुण विद्यमान है, क्योंकि हम दोनों के संयोग से पैदा होते हैं। जिसकी जितनी महत्ता होती है उस रूप में हमारा प्राकृतिक स्थूल रूप दिखता है। अगर पुरुष तत्व की ज्यादा हमारे अंदर आ गई तो हम पुरुष के रूप में दिखने लगते हैं, पुरुष हार्मोन हमारे अंदर प्रोमिनेंट होता है। अगर स्त्री रूप में अगर जागरण हो गया तो हमारे अंदर स्त्रीत्व का, फिर हमारे अंदर स्त्री गुणों की प्रोमिनेंसी आ जाती है और हम स्त्री बन जाते हैं। पुरुष गुण, हम पुरुष हो तब भी हो सकता है, स्त्री हो तब भी हो सकता है। स्त्री गुण पुरुषों में भी हो सकता है और स्त्री में भी हो सकता है, स्त्री में पुरुषों में भी हो सकता है। अब इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारा दोनों के संयोग से हुआ है, इसलिए दोनों गुण स्वाभाविक रूप से है। इसलिए ना तो हम पूर्ण पुरुष हैं और ना हम पूर्ण स्त्री हैं। और हमारे यहां बहुत सुंदर ढंग से हमारे ऋषि महर्षियों ने इसको निरूपित किया है, क्योंकि हम शब्द से चीजों को नहीं समझ पाते हैं। हमें चीजों को समझने के लिए चित्र रूप में, मूर्त रूप में देखना पड़ता है। हमारा दिमाग कभी शब्दों को समझ ही नहीं पाता है, तो हमको समझाने के लिए कोई ना कोई मूर्त रूप, चित्र रूप दिखाना पड़ता है। अतः जैसे कि बच्चे को पढ़ाया जाता है क से कबूतर, ख से खरगोश, पढ़ाना है हमको क, लेकिन उसको दिखाया जाता है कबूतर।
पढ़ाना है ख, लेकिन दिखाया जाता है खरगोश, ताकि उसके अंदर वो भावना हो जाए और वो क को समझ ले। हम गलती से कबूतर और खरगोश को ही पकड़ करके बैठ जाते हैं। इसी तरह से हमारे ऋषियों ने इसे भी समझाने के लिए, स्त्री पुरुष गुण को समझाने के लिए देवाधिदेव महेश्वर को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट करके दिखाया गया है। कहानी जो भी हो, अर्धनारीश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, उसके बारे में मैं बहुत छोटा हूं, उस पर मैं चैलेंज नहीं करता हूं। लेकिन अर्धनारीश्वर बताने का, उस रूप को दिखाने का एकमात्र उद्देश्य था कि हमें यह समझाया जाए कि हर आदमी में ये दोनों गुण होते हैं। अब ये दोनों गुण जो होते हैं, अगर वो पुरुष है तो अपने अंदर की स्त्री को खोजने के लिए वो बेचैन रहता है और उसे प्राप्त करना चाहता है। और अगर स्त्री है तो अपने अंदर छुपे हुए उन पुरुष गुणों को खोजने के लिए वो बेचैन होती है और वो पुरुषत्व को खोजना चाहती है। जिस दिन स्त्री को अपना पुरुष मिल जाता है, उसका जीवन स्टेबल हो जाता है, शाश्वत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर उसके मन की बेचैनी खत्म हो जाती है और उसका जो अधोगामी जो प्रवाह था वो ऊर्ध्वगामी प्रवाह शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जिस पुरुष को अपनी स्त्री गुण को मिल जाता है, वो उसी दिन, उसी क्षण वो अस्थायित्व में आ जाता है और उसका भी जो गुण है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है। ऊर्ध्वगामी होने का मतलब अब वो पृथ्वी तत्व से उठकर आकाशीय तत्व की ओर चल देता है। ये जो है पृथ्वी तत्व से आकाशीय तत्व, मतलब आध्यात्मिक तत्व की ओर। अच्छा अच्छा अच्छा। पृथ्वी तत्व से अध्यात्म की ओर चल जाता है। पृथ्वी तत्व मतलब सांसारिक जीवन। इससे उठ करके वो ऊपर की ओर यात्रा करना शुरू कर देता है। इसी चीज को हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे महर्षियों ने एक गहरी रिसर्च के बाद बोला कि ये कुंडलनी जागरण है। अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर जाना। और बड़ा सुंदर ढंग से इन्होंने निरूपित भी किया है। एक उल्टा त्रिभुज, एक उल्टा त्रिभुज मतलब उसके दोनों आर्म के जो कॉर्नर है ऊपर है और निचला पोर्शन नीचे कोण है। मतलब दिखा रहा है बेस को ऊपर दिखा रहा है, मतलब शक्तियां ऊपर से तो आ रही हैं, लेकिन जब तक हम अपने स्त्री हैं तो पुरुष को, या पुरुष है तो स्त्री को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो वो अधोगामी होता है। और इसी अधोगामी को लोग कह देते हैं कि सेक्स की ओर प्रवृत्त मूलाधार होता है। सेक्स की ओर प्रवृत्त। अब हमें करना क्या है? मूलाधार जागृत करना है। मतलब हमें अपने, अगर पुरुष है तो स्त्रीत्व को खोजना है, और अगर स्त्री है तो पुरुषत्व को खोजना है, और उससे एकीकार होकर के हमें अस्थायित्व लाना है। और इसी अस्थायित्व को कहते हैं जागृति। Am I clear, सर? इसी अस्थायित्व को कहते हैं जागृति। तो कंफ्यूजन में न रहे, हम सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, अपनी अपनी सबकी रिसर्च है, अपनी अपनी खोज है। क्योंकि हम साइंस के भी स्टूडेंट रहे हैं तो हम किसी चीज को लॉजिकली देखते हैं, और मैं चाहता हूं कि लॉजिकली देख करके अगर दिमाग को स्थिर करे तो उसे माने। अब क्या है, इसको केमिस्ट्री में बड़ा बढ़िया से पढ़ाया भी गया कि एटम तब तक एक्टिव जोन में रहता है, हर एटम तब तक रिएक्टिव एक्टिव जोन में रहता है जब तक कि उसका आउटर बैलेंसी सर्किट जो है वो अनसेटिस्फाइड हो, कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो रिएक्टिव होता है, किसी चीज से भी रिएक्ट कर सकता है, घूमता रहता और
आउटर ऑर्बिट अगर स्टेबल हो जाए, जितने उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर उतने इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में आ जाए, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है, तो उसी समय वो स्टेबल हो जाता है एटम, और ऐसे ही एटम को कहते हैं इनर्ट, मतलब निष्क्रिय, अब किसी के साथ क्रियाशील नहीं होगा। सिमिलर वे में जैसे ही हमारा स्त्रीत्व या पुरुषत्व स्टेबल हो जाता है, तो हम निष्क्रिय, मतलब अब हमारे अंदर जो कुछ भी भावना है वो अपने शरीर से हट करके दूसरों के लिए हो गया, परमार्थ के लिए हो गया, अध्यात्म के लिए हो गया। अब हम अपना जो पशुवत जीवन था, पशुवत जीवन से हम बाहर हैं, क्योंकि जन्म जो है वो जन्म पशु हो इंसान हो, जन्म यही स्त्री और पुरुष के संयोग से होता है। जब तक हम मूलाधार में अनसेटिस्फाइड ऑर्बिट के साथ हैं, तब तक हम पशु और हम में कोई अंतर नहीं है। तो पशुवत क्या है व्यवहार? पशु अपने क्षेत्र का सीमांकन करता है, कभी नहीं चाहता है कि उसके एक क्षेत्र में कोई दूसरा आकर के निवास करे। कुछ अगर ध्यान दे तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये भावना है। हम सर्वसाधारण ये भावना है। एक मामूली सा घर भी बनाते हैं तो कोशिश करती है कि 6 इंची दूसरे में ही दब करके प्लॉट बने, मतलब हम हमेशा बढ़ाना चाहते हैं अपनी दायरा। बड़े बड़े देशों की भी भावना देख ले, दूसरे देशों पर कैप्चर करके बढ़ाना चाह रहे हैं। हम जानते नहीं हैं कि हम मूलाधार में हम प्रॉब्लम के चलते हम ये व्यवहार कर रहे हैं पशुता, लेकिन चूंकि मूलाधार से ही जन्म हुआ है, सेक्स से ही जन्म हुआ है, तो पशु गुण हमारे अंदर स्वभावता है। पशु से मनुष्य बनना यही है मूलाधार का ऊर्ध्वगामी स्तर, और मनुष्य से देव बन जाना यह है आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचना। तो जब हम निचले तीनों चक्र को जागृत करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं अपने अनाहत और विशुद्धि को जागृत करते हैं, जहां से सात्विक गुण उठने लगता है। और सात्विक गुण से जब हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, मतलब हमारी बुद्धि जब उसके अनुसार प्रकाशित होती है, तो हम रजस गुण भी शामिल हो जाता है। मतलब हम दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं, दूसरों के लिए हम एक एग्जाम्पल बनते हैं, लोग फॉलो करते हैं, हमारे तेज के नीचे लोग आते हैं। जो अक्सर दिखाया गया है कि ऐश्वर्य सुख प्राप्त होगा जब आप अध्यात्म की रास्ते से चलेंगे, और उसको लोग निरूपित भी करते हैं, पूरा पूरा स्वर्ण और आभूषण से लाद करके दिखाएंगे कि ये आपका ऐश्वर्य रूप होगा। वो होता है कि आप जब अपने तमस गुणों पर हावी होकर के, मतलब अपने स्त्री गुण को, अगर पुरुष है तो स्त्री गुण को, और स्त्री है तो पुरुष गुण को जब शामिल कर लें, अपना आउटर स्टेबल ये ऑर्बिट को स्टेबल कर लें, और उससे जब आगे बढ़ते हैं तो आप पशु से मनुष्य बनते हैं और मनुष्य से देव बन जाते हैं। तो यही यात्रा है, मूलाधार यात्रा। और ये जो है आउटर ऑर्बिट, जो केमिस्ट्री की हमने बात किया, उसका फॉर्मूला है n²। n इज 1। अगर मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट में दो ऑर्बिट में, एक्सटर्नल ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एटम निष्क्रिय हो जाएगा, जैसे हीलियम वगैरह है। अगर उसके सेकेंड ऑर्बिट में आपको 8 हो गया, मतलब सेकेंड ऑर्बिट हो गया 2n, तो 2n मतलब 4, 4 गुना 8, 8 हो गया तो वो स्टेबल हो गया। अगर तीसरे ऑर्बिट में चले गए तो 3 तिया 9 और 2 18, मतलब तीसरे ऑर्बिट में अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो एटम ये हो जाएगा। तो ये तो साइंटिफिक है। उसी तरह से हम मूलाधार को जागृत करके हम अपने आप में हम गुणों को इस तरह से परिमार्जित कर सकते हैं, ऊपर की यात्रा कर सकते हैं। अब मूलाधार जागृत कैसे करें? तो मूलाधार जागृत करने के लिए अश्वनी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा का अगर हम लोग अभ्यास शुरू करें, और अश्वनी मुद्रा के साथ साथ
कुछ और भी जैसे ताड़ासन, सेतुबंधासन अगर हम करें तो मूलाधार हमारा स्ट्रांग होगा। और मूलाधार जब स्ट्रांग होगा तो हमारे अंदर सबसे पहला क्या है कि शक्ति का संचय होगा और बिखरी हुई शक्तियां हमारी इकट्ठी होंगी। और ये जो बिखरी हुई शक्तियां जब इकट्ठी होंगी तो हम मनुष्य रूप में भी उचित जी पाएंगे, क्योंकि हम स्कैटर्ड शक्ति के साथ न तो हम इंसान के रूप में जी पाते हैं, न हैवान के रूप में जी पाते हैं, न पशुवत जी पाते हैं। हम कहीं नहीं रह पाते हैं जब शक्तियां बिखरी होती हैं। जब उन्हें केंद्रित करते हैं, जब उन्हें एक सीमा में लाते हैं, तो हम एक अच्छे मनुष्य का भी, एक जो पृथ्वी तत्व का, जो हमारी पृथ्वी तत्व मतलब प्रकृति के अनुसार कार्य करना, मतलब अपने जैसा दूसरों को ही बनाते चलना, अपने जैसा पैदा करते चलना, जिसको कि कहते हैं सेक्स कहते हैं। सेक्स में भी अगर स्ट्रांग होना है तो आपको मूलाधार को व्यवस्थित करना, और ये एकदम निश्चित रूप से होगा। मैं ये वीडियो लंबा होगा, बार बार ही बोले हैं, 15-20 मिनट से ज्यादा ना हो, इसलिए मैं इसको सीमित करूंगा यहीं पर। और मैं ये कहूंगा कि जिनकी भी जीवन 40 साल के बाद अपनी पारिवारिक जीवन भी सही नहीं चल रही है, वो अगर अपने मूलाधार को ठीक ढंग से करें तो उनका कम से कम पृथ्वी तत्व वाली जो चीजें हैं, गुण हैं, वो ठीक होगा। और वो ठीक होगा तो उनके परिवार में हंसी खुशी आएगी, परिवार के अंदर मैत्रित्व बढ़ेगा। और अगर वो बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से है कि वो अगला स्टेप भी आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए अश्विनी मुद्रा और उसके लिए आपको सेतुबंधासन, ताड़ासन, ये सब वृक्षासन, ये करने से वो सब शक्तियां जागृत होती हैं। और इन्हें अगर सात्विक रूप से करें, शुद्ध मन से करें, ध्यान करके करें, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक गुणों का भी संचार शुरू हो जाए। तो ये अश्विनी मुद्रा है। अब देखिए, मैं 20 मिनट बोल चुका हूं, और ये अश्विनी मुद्रा क्या है ये इसमें अब नहीं होगा। अब अगली बार आप कीजिए तो अश्विनी मुद्रा होगा और ये सारी चीजें चलेंगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 20 मिनट का वीडियो आपका हो चुका है और मैं यहां पर विराम दे रहा हूं। और आज का मूलाधार का आप समझ लीजिए कि यही जीवन का आधार है। यहां से हम पहले तो पशुवत रूप में जन्म लेते हैं, यहीं से इंसान रूप में हम जन्म लेंगे, और यहीं से हम देव रूप में जन्म लेंगे, और यहीं से हम विश्व रूप में भी जन्म लेंगे। यही जीवन का आधार मूलाधार। थैंक यू। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको सवाल जल्दी से आप लोग कुछ अगर डाउट है तो पूछिए। और श्रोतागणों से भी निवेदन है कि अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, हम सीधा सवाल पूछ के आपको बताएंगे। कोई प्रश्न अगर कोई पूछना चाहे तो आप कर लीजिए। और मेरा से अगर किसी को बात करना है तो मेरा टेलीफोनिक नंबर है 9557403957। और वर्मा साहब ने ये जो डालेंगे वो लिंक, यूट्यूब लिंक आपको मालूम है, ये कोई व्यवसायिक चैनल नहीं है। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे मेरा इसमें तो ठीक है। जैसे आप मूलाधार को जागृत करने के लिए हमको योग बता रहे हैं, सेत बंधु, ताड़ासन, तो ये शाम को भी कर सकते हैं क्या? कोई भी योग जो है उसमें ये नियम कहता है कि पेट खाली रहे। पेट भारी रहने से तमस गुण अपने आप में ही रहता है। तो तामसिक गुण मतलब आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये जो वृत्तियां होती हैं, यही वृत्तियां हैं आपके चित्त, लोभ, मोह, अहंकार। ये चारों वृत्तियों के साथ जब रहते हैं आप, तो मूलाधार में ही रहते हैं, आप पशुवत ही रहते हैं। तो वहां से निवृत्ति पाइए। पहले अपने शरीर को शुद्ध कीजिए, अष्टांग योग के अनुसार यम नियम को फॉलो कीजिए। यम नियम जब आप फॉलो करते हैं तो आप अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। तब कोई आसन पर बैठिए, आसन का सिद्ध कीजिए, और आसन करने के बाद फिर योगासन शुरू कीजिए। धन्यवाद। और
और कोई सर? चल बहुत बढ़िया।